दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस का यह 11वां चैप्टर है जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। दोस्तों, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैं दोस्तों फालतू का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूँगा जो नहीं कभी पूछा गया है और ना कभी पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। तो ऐसा कोई क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कशन नहीं करूँगा जो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, वह फालतू का क्वेश्चन रहता है। मैं सिर्फ वही डिस्कशन करूंगा जो एग्ज़ाम में अक्सर एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूछे जाने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, ठीक है। दोस्तों, पहला चैप्टर 11वां चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आप लोगों को पता है एनसीईआरटी का है यह, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों, समझिएगा। एक एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाऊंगा जिससे कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। इसमें हम लोग पहले देखते हैं मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र क्या है? यह एक अद्भुत प्रकृति प्रदत्त प्रकाश यंत्र है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। यानी मानव नेत्र जो है एक ऐसा अद्भुत प्रकृति प्रकाश यंत्र है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है मानव नेत्र। अब चलिए इसके बारे में आगे देख लेते हैं। मानव नेत्र की बनावट कैसी होती है दोस्तों? तो बनावट होता है मानव नेत्र का बनावट। मानव नेत्र या आंख लगभग गोलीय होता है, आप सभी लोगों को पता है, जिसे नेत्र गोलक कहते हैं, जिसे नेत्र गोलक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे हमने काट दिया है कि ये फालतू का चीज़ रखना जरूरी नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे काट दिया है। अब आगे देखते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ तक कटा हुआ है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे गोलक कहते हैं, नेत्र गोलक कहने के बाद जिसे कॉर्निया, सॉरी दोस्तों यहाँ ये भी नहीं होगा, इसका प्रमुख भाग इस प्रकार है। यानी मानव नेत्र का जो प्रमुख भाग है वह इस प्रकार से है। पहला, श्वेत पटल या एस्क्लेरोटिक। मानव नेत्र का ये एक प्रमुख भाग है। अब श्वेत पटल या एस्क्लेरोटिक क्या है? मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को श्वेत पटल कहते हैं। यह करी तथा सफ़ेद होती है। यह करी तथा सफ़ेद होती है। चलिए इसके अगले पार्ट को देख लेते हैं। जैसे कॉर्निया हो गया दोस्तों, कॉर्निया श्वेत पटल का अगला कुछ भाग उभरा हुआ पारदर्शी होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। तीसरा है कोरॉइड। श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है जिसे कोरॉइड कहते हैं, जिसे कोरॉइड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मानव नेत्र के बारे में वर्णन समझ गए होंगे। मैं आपको अभी चित्र नहीं बताया हूं, ठीक है। चलिए कुछ और भाग जो है हम इसके देख लेते हैं जिससे कि आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीका से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ देखिएगा, रेटिना या दृष्टिपटल क्या होता है? रेटिना या फिर दृष्टिपटल क्या होता है? तो दोस्तों, आँख के सबसे भीतरी भाग को रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव के तौर पर, ठीक है। और मानव नेत्र का नेत्र लेंस लास्ट भाग ये है। पुतली के नीचे पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि नेत्र लेंस का या मानव नेत्र के बारे में आप लोग बहुत ही शानदार तरीका से समझ गए होंगे। कैसे एग्जाम में लिखना है ये भी आप लोगों को मालूम चल गया होगा। जैसे हमने लिखा है ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को लिखना है। अब चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मानव नेत्र है क्या। अब इस चित्र को गौर से देखिए दोस्तों, ये है आपका नेत्र लेंस। क्या है? नेत्र लेंस। और ये जो खाली स्थान आपको दिख रहा है ये है काचाभ द्रव्य, ठीक है। अभी अभी आपने श्वेत पटल या एस्क्लेरोटिक के बारे में पढ़ा था जो ऊपरी भाग में है। देखिए ये है आपका श्वेत पटल या एस्क्लेरोटिक। ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको ऊपर में, यही आपका श्वेत पटल या एस्क्लेरोटिक है, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने कॉर्निया के बारे में पढ़ाया। कॉर्निया के बारे में जो पढ़ाया दोस्तों, ये जो दिखाई दे रहा है आपका, ये कुछ उभरा हुआ भाग, ये आपका कॉर्निया है। क्या है? कॉर्निया है। इसका कुछ अगला उभरा हुआ जो भाग पारदर्शी पदार्थ होता है वह दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ये उभरा हुआ ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपका कॉर्निया है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको रेटिना या दृष्टिपटल के बारे में बताया दोस्तों। रेटिना या दृष्टिपटल, जबकि नेत्रगोल की सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही
परत है यही, जिसे हम रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। जब से सबसे भीतरी में देखिए ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान से देखिए, ये आपका रेटिना या फिर दृष्टि पटल होता है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को नेत्र गोलक के बारे में बताया कि नेत्र गोलक क्या होता है। तो दोस्तों नेत्र गोलक को समझिए, ये जो गोल दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ भाग जो गोल दिखाई दे रहा है, यह आपका नेत्र गोलक है। और ये जो छोटा सा भाग दिखाई दे रहा है इसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। इसके ठीक आगे का जो भाग होता है वह आपका पुतली कहलाता है, ठीक है। और इस भाग में ये जो गोलाकार करके इस भाग में ये दिया हुआ है, इसे हम दोस्तों आइरिस कहते हैं। और ये तार की तरह जो दिखाई देता है उसे हम सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में पता चल गया होगा। इतना ही नाम यदि आप लिखते हैं, अगर कह देता है एग्जाम में मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाएं, तो ऐसा ही आपको एक चित्र बना लेना है। और नाम जो दिया है, जो नाम मैंने आपको वर्णन किया है, सिर्फ नाम लिख देंगे, जैसे रेटिना या दृष्टि पटल, कोरॉइड, जो व्हाइट वाला कलर ये बीच में दिखाई दे रहा है वो आपका कोरॉइड है, कोरॉइड, श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक, कॉर्निया, नेत्र गोलक और नेत्र लेंस के बारे में यदि आप इतना लिख देते हैं तो समझिए आपका नामांकित चित्र का वर्णन हो गया, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें तो वर्णन के साथ साथ आपको चित्र भी बनाना है। यदि आपको सिर्फ नामांकित चित्र पूछे तो सिर्फ चित्र बनाना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों समंजन क्षमता क्या है, तो समझिएगा। वस्तु दूर रहे या निकट, हम उसे साफ साफ देखते हैं। आँख ऐसा अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर करता है। यह परिवर्तन सिलियरी पेशियों के तनाव के घटने बढ़ने से होता है, जिसे समंजन क्षमता कहते हैं। यानी पूरी तरह से समझिए, वस्तु दूर हो या पास हो, ये इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आँख ऐसा उसको जब देखता है तो उसको फोकस दूरी को बदलकर करता है। यह परिवर्तन पेशियों के तनाव के घटने बढ़ने से होता है, ठीक है, जिसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। जैसे कोई वस्तु दूरी पर रखा हुआ है फिर भी हम उसे देख पाते हैं, कोई वस्तु नज़दीक में रखा रहता है उसे हम फिर भी देख पाते हैं। ऐसा घटना और बढ़ना किसके कारण होता है? सिलियरी पेशियों के कारण ऐसा घटना बढ़ना होता है, जिसे समंजन क्षमता कहते हैं। अब दोस्तों इसे मैंने स्टार पॉइंट दिया कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अगर पूछ देता है एग्जाम में तो 25 सेंटीमीटर। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अगर पूछे, न्यूनतम दूरी लिखा रहना चाहिए तो 25 सेंटीमीटर। अगर उसी में अधिकतम दूरी दिखाई देता है तो आपको अनंत लिखना है, ठीक है। अगर आपको अधिकतम दूरी दिखाई देता है दोस्तों तो अनंत लिखना है, न्यूनतम दूरी दिखाई दे तो 25 सेंटीमीटर लिखना है। चलिए अब हम आगे की ओर क्वेश्चन देख लेते हैं, दृष्टि दोष क्या होता है। दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दृष्टि दोष से, तो चलिए ध्यान से देखिए दृष्टि दोष क्या है तथा यह कितने प्रकार का होता है। तो समझिएगा, कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। ऐसी कमी दृष्टि दोष कहलाती है, ठीक है। और यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष और चौथा जरा दूरदर्शिता। सॉरी दोस्तों, इसी का नाम है जरा दृष्टि दोष का ही दूसरा नाम है जरा दूरदर्शिता और चौथा है अबिंदुकता, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं इस चारों का वर्णन सहित चित्र के साथ हम वर्णन करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, उसे भी क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं, निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है, परिभाषा क्या है, उपचार और इसका निवारण क्या है और इसका चित्र कैसा होता है। तो देखिएगा, समझिएगा, परिभाषा होगा जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। ये होता है आपका परिभाषा निकट दृष्टि दोष का। निकट दृष्टि दोष है तो वह दूर जो वस्तु होता है उसको स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब दोस्तों इसके क्या कारण है जो निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो इसके कारण प्रमुख 2 कारण है दोस्तों। पहला, नेत्र गोलक का लंबा हो जाता है, या तो नेत्र गोलक लंबा हो जाता है अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो होता है वह बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि नेत्र लेंस का अधिक आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है,
जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये था आपका कारण। अब इसके उपचार क्या होता है वो देख लेते हैं। दोस्तों इसके उपचार निम्नलिखित उपचार होते हैं इस प्रकार से। उपचार या निवारण, इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस यानी कि अपसारी लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। जिस व्यक्ति को भी निकट दृष्टि दोष हो जाएगा उसे यदि अवतल लेंस का उपयोग कराया जाए यानी कि अपसारी लेंस का उपयोग कराया जाए तो उसके निकट दृष्टि का दोष निवारण हो जाएगा। उसका चित्र कुछ इस प्रकार से होगा, जिसमें आई को हम प्रतिबिंब कहते हैं, आर को रेटिना कहते हैं। ठीक है, वस्तु से कहीं भी जब प्रकाश आता है और इसमें अवतल लेंस जब लगा देते हैं तो लगता है रेटिना को यानी कि आंख को लगता है कि ये प्रकाश जो है एफ से आ रहा है। ठीक है, तो ये था आपका निकट दृष्टि दोष। अब चलिए देख लेते हैं दूर दृष्टि दोष क्या होता है। दोस्तों दूर दृष्टि दोष की परिभाषा क्या है, इसका कारण क्या है और इसका उपचार क्या है, साथ में इसका चित्र क्या है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। परिभाषा, जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है वह निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। यानी कि जिसमें निकट दृष्टि दोष है उसमें दूर की वस्तु नहीं देखता है, जिसमें दूर दृष्टि दोष है उसमें निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसका कारण क्या है चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों इसका कारण कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित कारण है। निम्नलिखित दो कारण हो सकते हैं। पहला, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इसमें नेत्र गोलक छोटा हो जाता है यानी कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा कारण हो सकता है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। उसमें क्या था, मोटा हो जाना है और इसमें पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना यानी कि फोकस दूरी उसमें बढ़ जाता है। अब इसका निवारण और उपचार को देख लेते हैं बहुत ही शानदार तरीका से। दोस्तों निवारण इस प्रकार से है, इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है या फिर अभिसारी लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। अब इसका चित्र कैसा होता है तो ध्यान से देखिएगा, कुछ इस प्रकार से चित्र होता है। ठीक है, जिसमें हम आई को प्रतिबिंब और आर को रेटिना कहते हैं। अब देख लेते हैं जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता। जरा दृष्टि दोष दोस्तों क्या है, इसका परिभाषा, कारण और उपचार क्या होता है तो समझिएगा। यह रोग प्रायः बुढ़ापे में होता है। यह रोग से पीड़ित व्यक्ति उचित चश्मे के बिना आराम से सुस्पष्ट नहीं पढ़ सकता है। यह रोग जो है अक्सर कहाँ पे होता है, किसको होता है तो बुढ़ापे में होता है। इस रोग से व्यक्ति जो है उचित चश्मे के बिना आराम से सुस्पष्ट नहीं देख सकते, यानी कि इसमें दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों होता है, वही आपका जरा दृष्टि दोष कहलाता है। इसके कारण क्या होते हैं समझिएगा। इसके कारण होते हैं दोस्तों, यह रोग बुढ़ापे में नेत्र लेंस की समंजन क्षमता को खो जाने से तथा सिलियरी पेशियों की समंजन क्षमता घट जाने से उत्पन्न होता है। ठीक है, इससे आँख के निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होता है, यानी निकट दृष्टि दोष भी हो जाता है और दूर दृष्टि दोष भी हो जाता है जरा दृष्टि दोष में। इसके उपचार क्या है देखिएगा। इसके उपचार है दोस्तों, या निवारण या उपचार एक ही बात हुआ। इस दोष को दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे बाईफोकल लेंस का मतलब क्या है वो भी मैंने आपको लिखा है और बता दिया है। देखिए समझिएगा, बाईफोकल लेंस का मतलब हुआ दो लेंसों के मेल से बना होता है। यानी बाईफोकल लेंस किसे कहते हैं, जो दो लेंस के मेल से बना हो। इस लेंस का ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है तथा निचला भाग जो होता है वह उत्तल लेंस का होता है। यानी जिसको भी जरा दृष्टि दोष हो जाता है उसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का इस्तेमाल किया जाता है इस दोष को निवारण करने के लिए, उपचार करने के लिए, बचाने के लिए। इसमें अवतल लेंस ऊपर लगा रहता है और उत्तल लेंस नीचे लगा रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं, अबिंदुकता के बारे में समझते हैं। दोस्तों अबिंदुकता क्या है समझिए। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति एक ही साथ उदग्र तथा क्षैतिज रेखाओं को फोकसित नहीं कर सकता है। कारण क्या है इसका, यह दोष कॉर्निया की वक्रता की सममिति में कमी होने के कारण ऐसा होता है। किसमें, कॉर्निया की वक्रता की सममिति में कमी होने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। कौन सा दोष, अबिंदुकता। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति एक ही साथ उदग्र तथा क्षैतिज रेखाओं को फोकसित नहीं कर सकता है। ठीक है, अब इसके उपचार देख लेते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन जो भी उपचार है उससे बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन में पूछे जाते हैं, तो जितना भी ऑप्शन आपने उपचार वाला देखा उसको बहुत ही शानदार तरीका से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग प्रिज्म के बारे में चर्चा करते हैं। प्रिज्म की परिभाषा क्या है, तो कांच का बना
ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 3 फलकों से घिरा रहता है जिसका कोई वर्तक फलक आपस में समांतर नहीं होते प्रिज्म कहलाता है। वर्तक फलक मतलब सतह हो गया, कोई भी 2 सतह आपस में समांतर नहीं होना चाहिए, ये आपका प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म का चित्र कैसा होगा, तो देखिए प्रिज्म का चित्र कुछ इस प्रकार से होगा। ए बी सी एक त्रिभुज बना लिए, ऊपर का भाग त्रिभुजाकार होता है और नीचे का भाग भी त्रिभुजाकार होता है। देखिए एक फलक दोस्तों ए बी, बी डैश, ए डैश, ये हो गया एक फलक, एक भाग, ठीक है। ए डैश, सी, सी डैश, ये हो गया आपका दूसरा भाग। और तीसरा भाग होता है बी सी, सी डैश, बी डैश। तो 3 फलक इसमें मिलकर के एक प्रिज्म का निर्माण करता है। ये इसका ऊपरी भाग त्रिभुजाकार है और निचला भाग भी क्या है, त्रिभुजाकार है। दोस्तों ये है आपका ए बी सी ऊपरी वाला भाग, ये हो गया आपका कोण, ठीक है। चलिए अब प्रिज्म से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में समझते हैं। प्रिज्म का कोण क्या कहलाता है। प्रिज्म के किन्हीं 2 अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को प्रिज्म का कोण कहते हैं। यानी एक सतह ये हो गया और एक सतह ये हो गया, 2 सतह के बीच में जो कोण बनता है वह आपका प्रिज्म का कोण कहलाता है, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर देख लेते हैं। दोस्तों प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका चित्र मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार चित्र है। कैसे बनता है यदि आप लोगों को बनाने नहीं आएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से आप लोग हमें जवाब दे सकते हैं या फिर कॉमेंट में जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका चित्र देख लेते हैं और ध्यान से बनाते हैं। तो दोस्तों इसका चित्र जो है कुछ इस प्रकार से है। ए बी सी पहले एक त्रिभुज बना लेना है, उसके बाद ये रेखा सीधा से खींच लेना है डॉट लाइन से यहाँ पे, और इससे बाहर आपको ऐसा रेखा लाइन बाय खींच लेना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम आपको ये रेखा खींचना है। चित्र बनाने नहीं आएगा तो कमेंट हमें कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको चित्र बनाने आता है या नहीं बनाने आता है, तो एक अलग से वीडियो मैं बनाऊँगा चित्र बनाने का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला काम ये रेखा खींच लेना है, दूसरा काम ये रेखा खींच लेना है, और तीसरा काम ये रेखा आपको खींचना है ऐसे जैसे मैंने बनाया। चौथा काम इस रेखा को और इस रेखा को मिला देना है। ये जो बिंदु कटान बिंदु है, इस रेखा का जो कटान बिंदु है उस बिंदु से और इस रेखा का जो कटान बिंदु है उस बिंदु से, दोनों बिंदु को इससे मिला देंगे। इस बिंदु का नाम है Q और इस बिंदु का नाम है R। दोनों बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। उसके बाद दोस्तों इस बिंदु से होते हुए एक और रेखा ऐसे खींचेंगे जैसे हमने खींचा है, और इस प्रकार से ये आपका प्रिज्म का चित्र बन जाता है, प्रिज्म का एक आरेख बन जाता है। जो निकलता है उसे निर्गत किरण कहते हैं, जो जाता है, ये देखिए एरो लगा हुआ है, इसका मतलब ये किरण अंदर की ओर जा रहा है, और ये आपका हो गया आपतित किरण, और जो किरण निकलता है उसे हम निर्गत किरण कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चित्र आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, एक छोटा सा वीडियो मैं ये चित्र बनाने के लिए लाऊंगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूछा जाता है या फिर 2 नंबर में पूछा जाता है। यदि आपको ये चित्र बनाने आ गया तो आपका रिजर्वेशन बॉक्स में 5 नंबर या फिर 2 नंबर बुक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। चलिए अब आगे की ओर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हम किसे कहते हैं। तो दोस्तों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो समझिए, जब प्रकाश की किरण एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जैसे ये चित्र को ध्यान से देखिए दोस्तों, जब प्रकाश की किरण, ये एक प्रिज्म है PQR, और ये हो गया आपका प्रकाश की किरण यानी कि श्वेत प्रकाश, जब प्रिज्म में प्रवेश करता है तो देखिए अलग तरीका से विभिन्न 7 रंगों में एक पर्दा पर प्राप्त हो जाता है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और दोस्तों ये जो पर्दा है ना, इस पर्दा पे जो 7 रंग विभक्त होता है, इस वर्ण पट्टी को हम कहते हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम। इसके बारे में मैं अलग से डिस्कशन करूंगा और आपको बताऊंगा। यहाँ समझिएगा दोस्तों, 1 एंगस्ट्रॉम, ये जो एंगस्ट्रॉम दिखाई देता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है।
और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका विचलन सबसे कम होता है। अब इसी में अगर पूछ दिया जाए कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो कितना होता है, तो कहेंगे 7900 एंगस्ट्रॉम। 7900 एंगस्ट्रॉम जो है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और उसका विचलन सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर देखिए, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। कितना कम होता है, तो 4000 एंगस्ट्रॉम होता है, इसलिए इसका विचलन सबसे अधिक होता है। देखिए, तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक था तो उसका विचलन सबसे कम था, और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है तो इसका विचलन सबसे अधिक है। यही लॉजिक है जो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फंसते हैं। अब से उम्मीद करता हूँ आप लोग नहीं फंसेंगे। चलिए अब हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में देख लेते हैं, स्पेक्ट्रम क्या होता है। दोस्तों, स्पेक्ट्रम या वर्णपट दोनों सेम है। स्पेक्ट्रम कहिए या फिर इसे ही वर्णपट कहिए। यानी स्पेक्ट्रम की क्या परिभाषा है, श्वेत प्रकाश यानी कि जब सूर्य प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। हमने देखा था कि जब भी प्रिज्म से होकर एक प्रकाश की किरण जब गुजरता है तो विभिन्न 7 रंगों में किसी पट्टी पर विभक्त हो जाता है। उसी रंगीन पट्टी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। दोस्तों, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध वर्णपट और एक अशुद्ध वर्णपट, यानी कि शुद्ध स्पेक्ट्रम कहिए या फिर अशुद्ध स्पेक्ट्रम कहिए। शुद्ध स्पेक्ट्रम हो गया जिसमें पट्टी जो है उसमें जब भी रंगीन पट्टी अगर साफ साफ दिखाई देता है तो शुद्ध वर्णपट कहलाता है, और थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है वह आपका अशुद्ध वर्णपट कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें वर्णों यानी वर्ण मतलब होता है रंग, वर्णों का क्रम कुछ इस प्रकार से है, जैसे बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। ठीक है, ये टोटल 7 रंग है, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल कितना रंग है, 7 रंग है। इसे संक्षेप में बैजा नीहो पीनाला कहते हैं, बैजा नीहो पीनाला, और अंग्रेजी में इसे विब ग्योर कहते हैं, विब ग्योर कहते हैं। मैंने इसे पूरा डिटेल्स में समझाया है, नीचे देखिएगा दोस्तों। बै से होता है बैंगनी, और भी से होता है वॉयलेट, यानी वॉयलेट मतलब बैंगनी। जा का मतलब होता है जामुनी, और इंग्लिश में आई का मतलब इंडिगो। नी से होता है नीला, इंग्लिश में ब्लू, बी फॉर ब्लू। उसके बाद हॉ से हरा, हॉ मिल गया तो हरा का होता है ग्रीन, जैसे यहाँ पे जी देख रहे हैं। उसके बाद है दोस्तों पी से पीला, यहाँ हो गया पी से पीला, और यहाँ हो गया वाई यानी कि येलो। उसके बाद ना से नारंगी, यानी कि ओ से ऑरेंज यानी कि संतरा रंग होता है, और ला से ला मतलब लाल, और आर मतलब रेड। तो ये होता है 7 रंगों का क्रम दोस्तों, बै जा नी हो पी ना ला, इंग्लिश में विब VIB विब ग्योर। ठीक है, इसमें समझिएगा तरंगदैर्घ्य जो होता है बैंगनी का 4000 एंगस्ट्रॉम जो कि सबसे कम होता है, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। कितना अधिक होता है, 7900 एंगस्ट्रॉम। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है क्यों? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है क्यों? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आंसर होगा, अंतरिक्ष में कोई कण उपस्थित नहीं है, अर्थात वहाँ कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। प्रकीर्णन नहीं होने के कारण आकाश काला दिखाई देता है, यानी कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय रक्ताभ मतलब लाल दिखाई देता है क्यों? ऐसा क्यों होता है दोस्तों? आंसर हो जाएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य काफ़ी दूर स्थित रहता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है दूर स्थित रहता है, काफ़ी दूर। ऐसी स्थिति में सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को वायुमंडल में लंबी दूरी तय करना पड़ता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाले लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए लाल रंग का प्रकाश ही हमारी आँखों तक पहुँच पाता है। अतः सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है, यानी कि लाल दिखाई देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, और ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे तारे टिमटिमाते हैं क्यों? ऐसा क्या कारण है जो तारे टिमटिमाते हैं? तो बहुत ही सटीक आंसर मैंने बनाया है, रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं
क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे से निकलने वाला प्रकाश क्रमिक रूप से यानी कि लगातार रूप से बढ़ता घटता रहता है। जब भी हम तारे को देखेंगे, आज आप लोगों को ध्यान से तारे को देखना है, वह आपको कभी घटता और कभी बढ़ता हुआ प्रतीत दिखाई देगा। आँख तक पहुँचने वाली तारे से निकलने वाला प्रकाश बढ़ता है तो तारा चमकीला प्रतीत होता है, लेकिन जब वही तारे का प्रकाश घटता है तो तारा धुंधला दिखाई देता है। इस तरह बार बार चमकना या धुंधला दिखाई देना ही तारे का टिमटिमाना कहलाता है। ठीक है, जब भी आप आकाश में तारे को देखेंगे तो आपको तारा कभी घटता हुआ मालूम पड़ेगा, कभी बढ़ता हुआ मालूम पड़ेगा। ऐसा किस लिए होता है? तो दोस्तों, वायुमंडल के अपवर्तन के कारण कभी तारा घटता हुआ दिखाई देता है, कभी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से बार बार घटना बढ़ना दिखाई देना ही तारे का टिमटिमाना कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं लेकिन चंद्रमा तथा ग्रह नहीं टिमटिमाते क्यों? ऐसा क्या कारण है जो चंद्रमा और ग्रह नहीं टिमटिमाता है, सिर्फ तारे ही टिमटिमाते हैं? तो चलिए देख लेते हैं। तारों की तुलना में चंद्रमा तथा ग्रह पृथ्वी के बहुत निकट है, फलस्वरूप इसीलिए तारों को प्रकाश का लगभग बिंदु स्रोत समझा जा सकता है, यानी कि बिंदु की तरह लगता है देखने में। जबकि चंद्रमा या ग्रह फैला हुआ है, अर्थात विस्तृत पिंड जैसा होता है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा होता है। इसलिए चंद्रमा या ग्रह से आती किरणों में वायुमंडलीय घटबढ़ के कारण हुआ थोड़ा विचलन मालूम नहीं पड़ता है, यानी थोड़ा घटता और बढ़ता भी है तो मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि वह तारों की तुलना में चंद्रमा और ग्रह जो है वह बड़ा दिखाई देता है। इसीलिए चंद्रमा या ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, ये था आपका सटीक आंसर। दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। इंद्रधनुष। वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं तो हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं। दोस्तों, ऐसा जो अर्धवृत्ताकार है वह रंगीन पट्टी दिखाई पड़ता है, जिसे हम लोग इंद्रधनुष या रेनबो कहते हैं। इंग्लिश में हम रेनबो कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों चैप्टर 11 का एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 11 संपूर्ण रूप से ख़त्म हो गया, और इसके बाद इस चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव बना करके लाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। और दोस्तों, इस तरह का वीडियो आप रोजाना चाहते हैं, डे बाय डे देखना चाहते हैं, रोजाना देखना चाहते हैं, तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।